बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे सीसीई यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करते हैं, हम बात कर रहे थे कि एक अच्छे टेस्ट की विशेषता क्या होती है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग हम कल डिस्कस कर चुके थे। यानी एक जो अच्छा परीक्षण है, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या होगी। व्हाट इज अ गुड टेस्ट, किसको हम एक अच्छा परीक्षण कहेंगे, किस टेस्ट को हम एक गुड टेस्ट कहेंगे, एक अच्छा टेस्ट कहेंगे, एक बेहतर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहेंगे, मानकीकृत परीक्षण कहेंगे किसको हम, है ना। एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की विशेषताएं क्या होंगी। ठीक है, देखिएगा एक बार, अगर ठीक से चल रही है आपकी क्लास तो बताइए, अगर कोई समस्या है तो भी बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। इंटरनेट से डाउनलोड करो प्रीवियस ईयर, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, मन है तो कोई भी ले लीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभी चल पा रहा है ना सब कुछ, चीजें चल रही हैं। एनसीएफ लिखा है टाइटल। चलो मैं बोलती हूँ टीम को। देखिएगा, नहीं अरिहंत अवॉइड कीजिएगा, उसमें गलतियां ज्यादा होती हैं कंपैरेटिवली। हाँ सब बढ़िया चल रहा है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, हिंदी में भी डिस्कस करेंगे। दुखी क्यों हो जाते हो। तो ये 3 गुण हैं जो बहुत जरूरी हैं एक अच्छे परीक्षण के। मानकीकृत या एक गुड टेस्ट, मानकीकृत परीक्षण की विशेषताएं। ठीक है, क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेस्ट आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या, कोई दिक्कत मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए इस बात को समझने में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वालिटीज, तो 3 सबसे जरूरी क्वालिटीज हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। एक है वैलिडिटी, जिसको हम हिंदी में वैधता कहते हैं। वैलिडिटी, जिसको हम वैधता कहते हैं, है ना। फिर आता है रिलायबिलिटी, VR ओ से आप याद रख सकते हैं। रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता। क्या होगा, विश्वसनीयता। ठीक है, देन आपकी आती है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता, ठीक है। ये ब्रो जैसे आजकल बोलते ना, ब्रदर को ब्रो बना दिया हमने, तो हमने इसको बना दिया व्रो। VRO, क्या बन गया, व्रो। ठीक है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। ठीक, वैलिडिटी बोले तो वैधता, रिलायबिलिटी बोले तो विश्वसनीयता, और ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता का गुण भी एक परीक्षण में होना चाहिए, तब उसको एक अच्छा टेस्ट या फिर हम कह सकते हैं वैलिड टेस्ट या कहें स्टैंडर्डाइज्ड यानी मानकीकृत परीक्षण कहा जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है वंदना, हाँ ओके, बहुत बढ़िया। कौन सा PDF ओपन नहीं हो रहा भाई।
हाँ, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में बहुत कंफ्यूजन, अभी इस पे आएंगे, डोंट वरी डोंट वरी, आज के बाद कंफ्यूजन इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, ऐसे ही चल रहा है समृद्धि, आजकल थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे चल रही है, एनर्जी। चलिए खैर, आते हैं, वन टाइम नाम ले लीजिए, ज्योति कह रही है, ज्योति मौर्य, पढ़ लीजिए प्लीज, मैं समझती हूँ आपकी भावनाएं। बहुत बढ़िया सृष्टि, हाँ ये पीपीटी भी आप देख सकते हैं आराम से। अब ये व्रो को समझने के लिए पहले, सबसे पहले समझेंगे वैलिडिटी को। किसको? वैलिडिटी को। वैलिडिटी क्या है भाई? वैधता जिसको हम कह रहे हैं, वैलिडिटी यानी वैधता। वैधता बोले तो जिस पर्पस के लिए कोई चीज बनाई गई है, पर्पस फुलफिल हो रहा है कि नहीं, पर्पस फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, पर्पस फुलफिल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये बात है। यानी उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए जिस उद्देश्य हेतु परीक्षण का निर्माण हुआ है, निर्माण किया गया है, क्या उसकी प्राप्ति हो पा रही है? अगर हाँ तो वो टेस्ट वैलिड है, ठीक है। इसको सिंपल ढंग से, एक मिनट रुकिएगा, देखिएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि वैलिडिटी का मतलब है कि जिस पर्पस के लिए टेस्ट को बनाया गया है, क्या वो पर्पस फुलफिल होता है, क्या उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है उस टेस्ट से जिस उद्देश्य के लिए वो टेस्ट बनाया गया था। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आप टेस्ट देने जा रहे हैं DPSC या केंद्रीय विद्यालय का। अब इसका उद्देश्य क्या है कि आप टीचर बनने लायक हैं कि नहीं, इस बात का पता ये टेस्ट कर पाए। तो अगर ये टीचर बनने वाले सवालों से या टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ पाता है तब तो फायदा है, अदरवाइज तो नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ा प्रीति, तो जिस उद्देश्य हेतु परीक्षण का निर्माण किया गया है, क्या उसकी प्राप्ति हो रही है? अगर हो रही है तो टेस्ट वैलिड कहा जाएगा, वैध कहा जाएगा, क्योंकि पर्पस फुलफिल हो रहा है। अगर ये पेन लिखने के लिए बना है और ये लिख पाता है ठीक से, दैट मींस ये वैलिड है। एक ट्यूबलाइट पे भी 100% वैलिड या ओके टेस्टेड लिखा आता है। क्यों? क्योंकि वो लाइट देने के लिए बनी है और वो लाइट दे पा रही है, तो वो वैलिड है, वो टेस्टेड है, वो ओके है ना। तो वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में भी इसी चीज को ऐसे देख सकते हैं, डज टेस्ट मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। यानी जो टेस्ट है क्या वो मेजर कर पाता है, क्या उस चीज का मापन हो पा रहा है जिस चीज के लिए उसको बनाया गया है। ऐसा तो नहीं है कि टेट का एग्जाम है, सीटेट देने गए हैं और क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी के। तो अगर ऐसा होता है कि टेट के एग्जाम में, है ना, अगर हम वैलिडिटी की बात कर ही रहे हैं, तो आप टेट का एग्जाम देने गए हैं, टेट एग्जाम आप देने गए हैं और क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं? क्वेश्चन आ गए यूपीएससी के।
या मान लीजिए एसएससी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, ठीक, तो क्या इसको वैलिड कहेंगे? टेट के एग्जाम में जिसमें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करना था, जिसमें पेडागोजी टेस्ट करना था, उसमें आपने क्या किया, उसमें आप जीएस पूछ रहे हैं, है ना, या आप उसमें उस लेवल के क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे, कुछ और ही पूछ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये वैलिड नहीं कहलाएगा। अगर टेट के एग्जाम में पेडागोजिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी एप्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, उचित क्वेश्चंस अगर पूछे जा रहे हैं, उचित प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम कहेंगे भैया ये एग्जाम जो है क्या है, ये समझने की चीज है ना। उचित प्रश्न अगर पूछे जा रहे हैं तो हम कहेंगे एग्जाम क्या है, वैलिड है, जो प्रश्न पत्र है वो वैलिड है, इस टेस्ट में वैलिडिटी है, वैधता है। अगर क्वेश्चंस कौन से वाले पूछे जा रहे हैं, अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कौन से, यूपीएससी, एसएससी या कुछ और ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये टेस्ट कतई भी वैलिड नहीं है। क्या नहीं है, वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हमसे टेट के पूछने थे, है ना, तो अगर जिस उद्देश्य के लिए, जिस पर्पज के लिए टेस्ट बना था, उस पर्पज को फुलफिल नहीं कर पाता सलोनी, तो कोई पॉइंट नहीं है फिर उस टेस्ट का, है ना। वीडियो देख के मजा आ गया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही मजा आएगा अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। तो अगर हम बात करें तो अगर जिस उद्देश्य के लिए टेस्ट बनाया गया है उन उद्देश्यों की प्राप्ति करता है तो उसको वैलिड कहेंगे। अगर उन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाता है जिस लिए वो टेस्ट बनाया गया है, जिस चीज को मेजर करने के लिए वो टेस्ट बनाया गया है, अगर हिंदी का परीक्षण है, हिंदी का एग्जाम बना रहे हैं, 7th क्लास का बना रहे हैं और 8th क्लास के क्वेश्चन डाल दिए, तो वैलिड ही नहीं है ना। तो क्या है, वैलिड ही नहीं है, वो टेस्ट पेपर ही वैलिड नहीं है अगर हम कहें तो। या फिर हिंदी का एग्जाम बना रहे हैं, साइंस के क्वेश्चन डाल दिए, वैलिड ही नहीं है, सेंस ही नहीं बनता, है ना, कोई पॉइंट ही नहीं है उस चीज का। इतनी बेसिक बात हमें क्लियर है, कोई दिक्कत इस बात को समझने में नहीं हो रही होगी मेरे ख्याल में, ठीक है। बहुत बढ़िया। सपना कुछ लोग हैं जिनको धीरे समझ में भी आता है, तो थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं आजकल। सुभाश्री को भी मजा आ गया बीओडी में, चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए अगर हम बात करते हैं तो वैलिडिटी इज व्हाट डज टेस्ट मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। क्या टेस्ट वो चीज मेजर कर पाता है, उस चीज का मापन कर पाता है जिस चीज के मापन के लिए वो टेस्ट बनाया गया है। ठीक है, सुजीत करा देंगे। अब बात आती है रिलायबिलिटी की। किसकी? रिलायबिलिटी की बात आती है। रिलायबिलिटी क्या कहानी है भाई? अब तो मुझे नहीं लगता वैलिडिटी में आपको कभी जीवन में भी डाउट आएगा, है ना। जीवन में भी आपको वैलिडिटी में डाउट आएगा, मुझे ऐसा आज नहीं लगता। ठीक है, फिर आती है बात किसकी? रिलायबिलिटी की, विश्वसनीयता की। वैधता की बात हो गई, अब बात हो रही रिलायबिलिटी की। आर द रिजल्ट्स कंसिस्टेंट? मतलब क्या हुआ है, देखिए रिलायबिलिटी समझते हैं, वैधता की बात हमने कर ली है। ये दूसरा गुण है एक अच्छे परीक्षण का, एक मानकीकृत परीक्षण का, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी को विश्वसनीयता कहते हैं। ठीक है, रिलायबिलिटी, इसको हम कहेंगे विश्वसनीयता। विश्वसनीयता। अगर हम बात करें रिलायबिलिटी की, तो अगर टेस्ट जो है वो कंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट स्कोर है, कंसिस्टेंसी उसमें है कि नहीं है, मतलब क्या हुआ? आपका वो दोस्त जो हमेशा काम पड़ने पे, जरूरत पड़ने पे आपके काम आ जाता है, आपके बुरे और अच्छे वक्त में काम आ जाता है, वो क्या है? कंसिस्टेंट है, रिलायबल है ना। एक व्यक्ति जो रोज स्कूल आता है, एक बच्चा, और अचानक से वो 365 दिन में उसने कभी छुट्टी नहीं की और अचानक से छुट्टी कर ले, तो आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हुआ? क्योंकि वो बच्चा कंसिस्टेंट था, वो रिलायबल था, है ना। आपके घर में अगर 2 लोग हैं तो कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होंगी कि आप किसी एक को नहीं देंगे, आपको पता होगा कौन इस काम को करने के लिए ज्यादा रिलायबल है ना। तो रिलायबल मतलब विश्वसनीय है, किस पे रिलाय किया जा सकता है ना। आपका वो दोस्त जो हमेशा जरूरत पड़ने पे काम आता है, वो रिलायबल है। आपका वो दोस्त जिसको आप जरा सी बात बताते हैं और वो किसी और को जाके बता देता है, वो कहां से रिलायबल हुआ? ठीक है, तो रिलायबिलिटी भी वो टेस्ट रिलायबल होगा जिसमें कंसिस्टेंट स्कोर्स आए। आपने देखा होगा जब हम टेस्ट लेते हैं क्लासरूम में, कोई एफए चल रहा हो, एग्जाम चल रहा हो, टीचर क्या करते हैं, कई बार कोई बच्चा ज्यादा इधर उधर पूछताछ करता है तो वो एक नोटबुक ले लेती है, उसकी कॉपी ले लेती है टेस्ट की, और दूसरी फ्रेश एक नोटबुक दे देंगी या एक कॉपी दे देंगी कि भैया अब इसमें लिख लो तुम, है ना, अब तुम इसमें लिख लो, तुमने बहुत चीटिंग से कर लिया और तुमने खुद किया है, तो चलो दोबारा लिख देना, क्या बात हो गई। तो अगर वो बच्चा बराबर से उतना ही लिख पाता है जितना उसने पहली नोटबुक में लिखा था, तो हम कहेंगे रिलायबल है ना। तो एक वो टेस्ट जिसमें आप कितनी भी बार बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं तो वो रिलायबल है, सेम स्कोर आ रहा है ना। जैसे रीचेकिंग तो खैर ऑब्जेक्टिविटी में आ जाएगा,
ठीक, तो रिलायबल मतलब कि जितनी बार आप उस चीज को टेस्ट कर रहे हैं उतनी बार सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, कंसिस्टेंट है, जैसे मेरा लेट आना कंसिस्टेंट है। मजाक कर रही हूं, मतलब हमारी क्लास, ये मैंने आप लोग को बोला भी हुआ है कि 10 मिनट का एक विंडो होता है जिसके अंदर शुरू होनी होती है ना। मतलब अगर आपकी 7:30 क्लास है तो 7:40 से पहले पहले या 7:40 तक स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिलायबिलिटी है कि मैं जनरली लेट आती हूँ 10 मिनट के अंदर अंदर। इसमें कोई बहुत खुशी की भी बात नहीं है और बहुत दुख की भी बात नहीं है, सबका अपना एक तरीका होता है ना। तो अगर हम बात करें यहां, अच्छा नीलम, देखना एक बार। एमसीक्यू में बहुत कंफ्यूज हो रहा है मैम, पहले पढ़ तो लो फिर एमसीक्यू पे कर लेना उसको भी साथ साथ, और मैं प्रैक्टिस भी करा दूंगी, यूट्यूब पे भी चलती रहती है प्रैक्टिस, डोंट वरी, टेंशन मत लो। तो कंसिस्टेंसी अगर है तो रिलायबिलिटी है, हम ये कहेंगे। मतलब क्या हुआ, आर दी रिजल्ट्स कंसिस्टेंट। अगर बच्चा सेम स्कोर करता है 4 बार टेस्ट लेने पे भी, अगर स्कोर सेम आता है, सेम स्कोर अगर कंसिस्टेंटली आता है, आपने 4 बार टेस्ट लिया, बच्चे का पहली बार में भी 98 आया था, दूसरी बार में भी 98 आया, तीसरी बार में भी 98 आया, हद से हद क्या होगा, पहले टेस्ट में 95 आया था, दूसरे टेस्ट में 96 आ गया, तीसरे टेस्ट में 92 हो गया, 2-4 नंबर इधर उधर, कंसिस्टेंट है। ठीक है, क्या है, कंसिस्टेंट है। हाँ 10 मिनट पहले स्टार्ट कर देंगे क्लास, डोंट वरी, ठीक है, ऐसे कर देंगे अब। ठीक, तो सेम स्कोर मतलब कंसिस्टेंसी यानी रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता मतलब कि भैया ये व्यक्ति शो अप करेगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट पे। यार इसको आप अपनी भाषा में जैसे मन करे वैसे लिख लीजिए। विश्वसनीयता, परीक्षण की विश्वसनीयता वह है जब बार बार परीक्षण लेने पर, सेम को क्या कहोगे, वही परिणाम आए, ऐसे लिख सकते हो, है ना। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब आ जाती है बात ऑब्जेक्टिविटी पे, जो तीसरा गुण है। विरोध था ना जो शुरुआत में हमने डिस्कस किया था, ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता कहते हैं इसको। क्या कहेंगे, वस्तुनिष्ठता कहेंगे। हाँ मंडे टू फ्राइडे होगी क्लास, बिल्कुल वस्तुनिष्ठता कहेंगे। ठीक, अगर वस्तुनिष्ठता की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि आप चाहे 2 लोगों से चेक कराओ, चाहे आप 3 लोगों से चेक कराओ, मतलब कितने भी एग्जामिनर हों, सभी चेक कर रहे हैं तो रिजल्ट लगभग सेम आ रहा है ना। मतलब इसको ऐसे भी देख सकते हो, ऑब्जेक्टिविटी यानी कैन 2 और मोर पीपल एडमिनिस्टर द टेस्ट टू द सेम ग्रुप एंड गेट सिमिलर रिजल्ट्स। मान लीजिए 2 टीचर हैं, 3 टीचर हैं, सेम ग्रुप को उन्होंने टेस्ट दिया और लगभग सेम रिजल्ट हर बार आ रहा है। ये कैसा है, ये ऐसा है जैसे आप बोर्ड एग्जाम में रीचेकिंग नहीं करा लेते हो कि भाई कुछ गड़बड़ हुई होगी, तो रीचेक करने पे टेस्ट अगर ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ है, तो कोई भी चेक करे, कोई भी टेस्ट करे, कोई भी कॉपी जांचे, कोई भी इन्विजिलेटर हो, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है जितेंद्र, आप कौन से बैच में, तो रिजल्ट सेम आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, सेम। चाहे वो 2 लोग चेक करें, चाहे 4 लोग चेक करें, अलग अलग इन्विजिलेटर से भी रिजल्ट सेम आएगा। रेगुलरली हो रही है क्लास, कल भी हुई थी, आज भी है, मंडे टू फ्राइडे होगी, कभी एक आध छुट्टी हुई तो हुई। तो ये थी ऑब्जेक्टिविटी। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, विरो से याद रखना है आपको। विरो बोले तो वैलिडिटी, वैधता, यानी जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है तो वैलिड है, नहीं तो इनवैलिड है। यानी टेट के लिए बनाया गया है तो टेट वाले क्वेश्चंस होने चाहिए। रिलायबल मतलब जितनी बार आप टेस्ट कर रहे हैं सेम स्कोर आता है, जितनी बार आप नोटबुक दे रहे हैं सेम स्कोर आता है। 2 या 2 से अधिक लोग भी जब इसको टेस्ट करेंगे तो सेम ही स्कोर आएगा, ये है ऑब्जेक्टिविटी। अगर ये तीनों गुण हैं तो हम कह सकते हैं कि एक टेस्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड है, मानकीकृत है,
या मैं कहूं एक अच्छा टेस्ट माना जाएगा। स्टैंडर्डाइज टेस्ट की क्या है विशेषताएं हैं? मानकीकृत परीक्षण की विशेषताएं हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, हाँ नया बैच आएगा सीटेट का भी कुछ टाइम में। चलिए, तो ये थी 3 चीजें, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। अभी भी इनमें किसी को डाउट रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। अब 2 और तरह के टेस्ट होते हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, एनईपी में ऐसा क्या है जो समझ में नहीं आ रहा है वंदना? इतनी बेसिक चीजें, एक बार उसको देखिए दोबारा, वीडियो को मैंने डिस्कस किया था अभी कुछ टाइम पहले, आपके बैच में होगा, और बहुत ही प्यारी सी इन्फॉर्मेशन है, कोई ज्यादा भारी चीजें है नहीं, है ना, कोई ज्यादा भारी चीजें नहीं है। देखो, रिलायबिलिटी में 2 या 2 से अधिक लोग नहीं होते हैं, सेम चीज सेम व्यक्ति ने दी है और बार बार सेम रिजल्ट आए, तो वो रिलायबिलिटी है। जब 2 या 2 से अधिक लोग चेक कर रहे हैं तब ऑब्जेक्टिविटी की बात आती है। समझ पा रहे हैं बात को? ऑब्जेक्टिविटी में 2 या 2 से अधिक लोग, जैसे आप रीचेकिंग के लिए दे रहे हैं तो सेम टीचर ने नहीं चेक की होगी पहले, किसी और को मिलेगी वो अगली बार। तो अगर रिजल्ट फिर भी सेम है तो समझ जाइए कि मैम जो क्वेश्चन है वो सही है। हाँ, इससे क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है भाई, इससे क्वेश्चन आता है। अब हम पढ़ेंगे क्राइटेरियन और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। यहां तक अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए। देखो, ऑब्जेक्टिविटी में कई लोगों के बाद स्कोर सेम है या रिजल्ट सेम है। रिलायबिलिटी में अलग अलग लोग शामिल नहीं है, वही 1 या 2 लोग जो भी सेम थे वही रहेंगे, इन्विजिलेटर भी वही रहेगा और बच्चा टेस्ट देने वाला भी वही रहेगा। ठीक है जी, चलिए समझते हैं। देखिए, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, मुजफ्फरपुर से हूं। तबीयत हाँ यार कुछ ऐसी चल रही है पिछले कुछ दिनों से, स्लीप पैटर्न। देखिएगा, नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन, इसको एनआरटीज और सीआरटी कहते हैं। ठीक है, सीआरटी समझते हैं पहले। सीआरटी बोले तो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट, जिसको हिंदी में, वैसे हिंदी में कभी पूछेगा नहीं, आप इंग्लिश में याद रख लें तो अच्छा होगा। निकष संदर्भित रेफरेंस मतलब संदर्भित परीक्षण। इसमें बेसिकली एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होगा। क्या होगा? स्पेसिफिक क्राइटेरिया होगा, एक विशिष्ट क्राइटेरिया होगा, स्टैंडर्ड होगा, मानक होगा। ठीक है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया होगा कि मान लीजिए पता करना था कि आप में एलिजिबिलिटी है टीचर बनने की या नहीं। ये क्राइटेरिया नहीं है कि फर्स्ट कौन आएगा, क्राइटेरिया ये है कि क्या आपको पेडागोजी आती है। तो आपसे सीटेट का एग्जाम लिया जाता है। तो सीटेट क्या हुआ? सीआरटी का ही उदाहरण हुआ, है ना। सीटेट हुआ या कोई भी टेट एग्जाम हुआ जो भी सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए है। किसके लिए है? जस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए है। जैसे आपका आई थिंक सी सेट होता है ना यूपीएससी में, भैया इतना ले आओ, खैर वो भी उसमें भी परसेंटेज आ जाएगा। तो सीटेट और टेट इसका बेस्ट उदाहरण है। या फिर अगर हम बात करते हैं, आपके 12th में 33% मार्क्स आ गए यानी आप पास हो गए। एक क्राइटेरिया है कि इतना आता है मतलब पास हो गए। ठीक, क्या है? क्राइटेरिया है। क्या है? क्राइटेरिया है।
ठीक, यहाँ पे किसी से फर्स्ट नहीं आना है आपको, सीटेट में किसी से कोई कंपटीशन नहीं है आपका, आपको बस 90 नंबर लेकर के आने हैं। ठीक, तो एक क्राइटेरिया सेट है, उस पे आपको खरा उतरना है एक तरह से। इसी को हम क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट कह देते हैं, CRT कह देते हैं। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? ठीक है मेघा? बहुत बढ़िया स्मृति। हाँ, चलिए समझते हैं क्या कहानी है। अगर हम बात करते हैं NRT की, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, जो दूसरा प्रकार है वो है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, जिसको हम NRT कह रहे हैं। ये दो प्रकार की, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट के टाइप हैं, जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं उनके ये दो टाइप हैं। ठीक है, इसको मानक संदर्भित परीक्षण कहेंगे, मानक संदर्भित परीक्षण। ठीक, यानी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, CRT एंड NRT। क्या है ये? अगर इनको देखा जाए तो ये टाइप है, ये दोनों ही क्या है? टाइप है। किसके टाइप हैं? टाइप्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, मानकीकृत परीक्षणों के टाइप हैं, यानी ये दोनों ही मानकीकृत परीक्षण हैं, यानी इनमें ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पाई जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस बात को समझने में? हाँ, ये CCE के अंदर ही आता है, क्योंकि CCE क्या है? CCE है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कि आप मूल्यांकन कैसे करेंगे, आप आकलन कैसे करेंगे, आप बच्चे को जांचेंगे कैसे, ये है CCE। और उसी के अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं, अभी आएंगे दोबारा, डोंट वरी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा एक चीज होती है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक तो ब्लूप्रिंट एक चीज है, ये 2 पॉइंट्स में लिख देती हूँ, ब्लूप्रिंट, और दूसरा एक है रूब्रिक्स। ये 2 वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, जनरली कभी कभी पूछ लेता है। रूब्रिक्स, कोशिश कीजिएगा इनको आप इंग्लिश में याद रख पाए। ठीक, मानक संदर्भित परीक्षण। अब इसमें क्राइटेरिया नहीं है, इसमें आपकी मेहनत है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। शोभा के लड़कियों को नंबर ज्यादा कम लाने हैं 90 और लड़कों को 110, ये पता नहीं कहां से अफवाहें फैल जाती हैं, है ना? वो सबके लिए सेम है। सीटेट में 90 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए, चाहे आप लड़की हो लड़का हो कुछ भी हो, और 82 मार्क्स OBC SC और ST, दैट्स इट। यही 2 क्राइटेरिया हैं, तीसरा कोई क्राइटेरिया नहीं है। किसी भी केस में आपको यही नंबर लेके आने हैं, है ना? खैर छोड़िए, देखिएगा अगर हम बात करें नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की, मानक संदर्भित परीक्षण की, तो यहाँ पे परसेंटेज फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला क्राइटेरिया होगा, नॉर्म होगा कि भैया फर्स्ट कौन आएगा? फर्स्ट वो आएगा जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे, है ना? जैसे आप सीटेट देते हैं तो वो क्या है? क्राइटेरियन रेफरेंस है, लेकिन आप कल DSB देने जाएंगे, आप केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम देने जाएंगे, आप नवोदय विद्यालय का एग्जाम देने जाएंगे, है ना? आप UPSC देने जाएंगे। सिलेक्शन किसका होगा? जो पास होगा? नहीं, जिसके नंबर मेरिट में आएंगे। तो यहां मेरिट बेस्ड क्राइटेरिया होता है, किसमें? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में मेरिट बेस्ड होती हैं चीजें, कि कितने लोगों में से कितनों के ज्यादा नंबर आए, है ना? मतलब DSB, KVS, NVS, इन सब में क्या है? ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का एग्जाम्पल है। ये क्या है? NRT का एग्जाम्पल है। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है? NRT का एग्जाम्पल है। क्लियर बात है? सीटेट में 90 मार्क्स, 60% आपके आगे, काम खत्म हो गया। यहां 60% से मतलब नहीं है, आप 60 लाइए, 70 लाइए, 55 लाइए, बट अगर आप मेरिट में आ गए, एक टाइम था जब DSB में 40-80 नंबर आ गए, 70 नंबर आ गए, तो PRT में सिलेक्शन 70 नंबर पे, है ना? आज की डेट में 157 नंबर पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो क्या यहाँ पे नॉर्म चलता है कि आप मेरिट में कहां हैं? यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं चलेगा कि बस इतने आ गए तो नौकरी मिल गई, वो जमाने अब जा चुके हैं। ठीक है, ये भी आएंगे अपर्णा भी। क्लियर बात है? EWS सीटेट में लागू नहीं होता, ठीक, क्योंकि ये नौकरी नहीं दिला रहा सीटेट आपको। इतनी बात क्लियर है? स्पेसिफिक क्राइटेरियन में जो ये आपका स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, यहाँ पे परसेंट बता होता है कि इतने पे पास हो गए, इतने पे फेल हो गए,
है ना, पास फेल का हिसाब होगा, कुछ क्राइटेरिया होगा, ठीक है, कुछ तो कहीं पे कोई क्राइटेरिया होगा। यहां पे ऐसा नहीं है। नॉर्म रेफरेंस में क्या है, अब D2+B में जैसे एक नॉर्म रेफरेंस के अंदर CRT लगा दिया, क्राइटेरियन लगा दिया, वो क्या है, वो क्राइटेरिया है कि पार्ट 1 में 40 एटलीस्ट हो और पार्ट 2 में 40 एटलीस्ट हो, ये क्राइटेरिया है। लेकिन सिर्फ 40-40 लाके तो नहीं चल जाएगा। ओवरऑल अगर आपको मेरिट में आना है तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट बन गया कि जो भी टॉप लोग होंगे उन्हीं को हम नौकरी दे पाएंगे, ठीक है। I am having anxiety and losing all hope. I don't have friends and I am not expressive. How can I handle this? Please help me out. साइबा लिखना शुरू कीजिए। कोई भी एक व्यक्ति भी अगर मिल जाए, चाहे घर वाले हो, बाहर वाले हो, दोस्त हो, कोई सिंगल, इंटरनेट पे भी बात कर सकते हो किसी से, बस खतरे से बच के रहिएगा, है ना। ऐसी सिचुएशन में तो खुद से ही लिखना शुरू कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और मेहनत जम के कीजिए। जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, जब भी बुरा समय आता है, वो आपके पास अपॉर्चुनिटी लेके आता है, आपके पास एक एनर्जी आती है, चाहे आप कितने भी टूट जाएं, और उस एनर्जी को आप सही दिशा में लगा सकते हैं, है ना। वो आपके लिए रे ऑफ होप है जो पढ़ाई है, कि आपकी सिचुएशन से निकलने के लिए या बेहतर करने के लिए एटलीस्ट आपको उस पर ध्यान लगाना है। और किसी भी तरफ जब आप ध्यान लगाते हैं बाकी चीजें छोटी हो जाती हैं, है ना। तो एक तो दबा के 7-8 घंटे पढ़ाई करनी, टाइम है कहाँ। एक बात बताओ, जो इंसान 8 घंटे पढ़ाई कर रहा हो, 1-2 घंटे खाएगा पिएगा, कुछ 2 घंटे कुछ देखेगा, सुनेगा, गाना सुनेगा, कुछ भी करेगा या घर का काम करेगा, हो गए 12 घंटे। 8 घंटे सोएगा भी नॉर्मल इंसान तो, ठीक है। 1-2 घंटे नहाना धोना, कुछ और काम, और जिसको पढ़ना है, टेस्ट लगाना है, उसको कहाँ फुर्सत है। 10 घंटे भी आजकल पढ़ाई कर लोगे तो कम है, ठीक। तो दिन तो निकल गया। वो 2 घंटे एक्स्ट्रा जो मिल रहे हैं आपके पास, जो 2 घंटे एक्स्ट्रा हैं, उनके लिए कुछ कोई हॉबी फॉलो कर लो, कुछ और अपने आप को ही लिखना शुरू कर दो, किसी दोस्त से बात कर लो, कोई आसपास हो उसके पास बैठ जाओ जाकर के, है ना। तो टाइम है कहां, ये बताइए। टाइम आपको छोड़ना ही नहीं है ना अपने जीवन में। हाँ, बाइलिंगुअल आता है प्रीति, एग्जाम में क्वेश्चन, ऑनलाइन एग्जाम में बाइलिंगुअल एक साथ नहीं दिखेगा, बट आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं उसको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है ना। तो टाइम आपके पास है नहीं, अगर देखा जाए तो 1 घंटे 2 घंटे कुछ किताब पढ़ लो, नॉर्मल सिलेबस से अलग पढ़ लो, कहां टाइम है। खैर, तो हमने अभी CRT और NRT की बात की, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, जिसमें एक निकष संदर्भित परीक्षण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होगा, जैसे टेट, CTET, 12th के एग्जाम 33% ले आए, पास हो गए, है ना, ये है क्राइटेरिया, ठीक। दूसरा है NRT, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, कितने परसेंट मेरिट में आ पाए कि नहीं आ पाए, कॉम्पिटेंसी के बेस पे होगा ये। तो ये D+B KVS NBS का एग्जांपल आप यहां याद रख सकते हो। और ये दोनों ही एग्जांपल किसके हैं, चाहे वो NRT हो या फिर CRT हो, दोनों ही स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के एग्जांपल है, मानकीकृत परीक्षण के प्रकार हैं ये दोनों, है ना। मानकीकृत परीक्षण के प्रकार हैं ये दोनों। इंटरनेट पे आजकल इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो सुन सकते हो अगर लग रहा है कि भैया टाइम है और कोई बात करने को नहीं है, एक से एक चीजें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। चलिए खैर, अब आते हैं कि रूब्रिक्स क्या है और ब्लूप्रिंट क्या है। ब्लूप्रिंट एक तरह का खाका है, अगर मैं कहूं बिल्कुल हिंदी में तो ये क्या है, एक खाका है। खाका बोले तो एक इतने परसेंट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, इतने परसेंट इजी क्वेश्चंस, इतने परसेंट मॉडरेट क्वेश्चंस, इतने परसेंट एसे टाइप आएंगे, इतने परसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, इतने परसेंट शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे। मतलब क्या क्या आने वाला है, कितना सिलेबस कवर होगा, कितने नंबर का क्या क्वेश्चन होगा, ये सब ब्लूप्रिंट में आते हैं, है ना। ये सब ब्लूप्रिंट में आते हैं। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। एकदम ये योजना बनाने जैसा है। अच्छा, नहीं आज उदय सर की PYQ वाली क्लास नहीं, कल होगी, ऑल्टरनेट डे होती है वो। एक तरह से ये मॉडल पेपर जैसा है, अगर हम बात करें ब्लूप्रिंट की तो मॉडल पेपर जैसा है कि किसकी कितनी वेटेज होगी। चले, हाँ देखिएगा, फिर आते हैं रूब्रिक्स पे। रूब्रिक्स एक तरह का सेट स्टैंडर्ड है, एक पैमाना है। क्या है, एक पैमाना है कि इतने परसेंट
मान लीजिए किसी ने 2 स्टेप किए हैं पेपर में तो उसको इतने नंबर मिलने चाहिए, ये रूब्रिक्स में आएगा, ये एक सेट पैमाने में आएगा। इसको खाके कोई योजना कह सकते हो, बिल्कुल आप एक मूल योजना है कि ऐसा ऐसा पेपर बनना चाहिए, इसमें ये सिलेबस आएगा और ये यूनिट्स आएंगी। तो ब्लूप्रिंट में कैसे चीजें तैयार होंगी, कैसे पेपर बनेगा, ये सब सारी चीजें ब्लूप्रिंट में ही आती हैं आपकी। ठीक है, ठीक है साहिबा, हर किसी के पास कुछ ना कुछ समस्या है, ये मत सोचे आप अकेले परेशान हैं। कौन सी यूनिट्स आएंगी, क्या आएगा, ये सब आपका ब्लूप्रिंट में ही आएगा। चले आगे। नहीं, एनसीएफ तो हो चुका है, ये शायद इन्होंने गलत टॉपिक लिख दिया होगा। चले, बहुत बढ़िया। जिसने ऑनलाइन पेपर पहले नहीं दिया कैसे मैनेज करेगा? ऑनलाइन आजकल तो मॉक टेस्ट है, हर वेबसाइट पे पूछा करके आप चेक कर सकते हो। तो ये सेट स्टैंडर्ड्स हैं या पैमाना है एक तरह का, है ना, कि मान लीजिए आप ओरल स्पीच देने जा रहे हैं कहीं पे, है ना, डिबेट कंपटीशन में जा रहे हैं, डिबेट कंपटीशन में जा रहे हैं या कोई ओरल डिस्कशन है, तो अब आपको एक रूब्रिक्स के एक पैमाने के तहत जज किया जाएगा कि आपकी आवाज में उतार चढ़ाव कितना है। जब आप डिबेट में अपने पॉइंट को पेश कर रहे थे तो कितनी शालीनता से कर पा रहे थे, किन पॉइंट्स पे आप बात कर पा रहे थे, ये पैमाना है। रूब्रिक्स मतलब एक सेट स्टैंडर्ड है, उसके अगेंस्ट 90% वाले को ए ग्रेड मिलेगा, ये रूब्रिक है एक तरह का। ठीक है, ब्लूप्रिंट है किस तरह के क्वेश्चन, किस तरह का सिलेबस, कितने परसेंट, कितना क्या, ये सब मूल ढांचा बनाना एक पेपर का कि कौन सी यूनिट आएगी, सिलेबस क्या होगा एग्जाम में, ये ब्लूप्रिंट है। यहाँ पे कितने परसेंट अचीव किया, किस आधार पे आप जज करेंगे। अगर वो परसेंटेज भी मिल रहा है तो भाई जो शुरुआत के पैराग्राफ है वो 2 नंबर का होगा, बीच वाली जो बॉडी है किसी आंसर की उसको वो 5 नंबर की होगी, लास्ट वाला जो है वो 3 नंबर का होगा। ये रूब्रिक सेट है ना, कि आप जब कोई क्वेश्चन पेपर में आंसर मार्क कर रहे होंगे या क्या कहते हैं इसको, आंसर मार्क नहीं, जब आप कॉपी में लिखते हैं तो आपको पता होता है कि ये वाला जो बीच वाले एक्सप्लेनेशन है वो इतने नंबर की है, तो ये रूब्रिक सेट है पहले से। हाँ बिल्कुल ले सकते हो गौरव, रूब्रिक सेट है पहले से। तो ये बात हुई रूब्रिक के बारे में। अभी और भी कुछ चीजें, ये मैंने एक्स्ट्रा में आपको बताया क्योंकि कई बार आपको पेपर में देखने को मिल जाता है, तो उस समय आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जो कि ये सीसीई के तहत ही इन्वेंट हुआ था एक तरह से। एसबीए बोलते हैं इसको। एसबीए बोले तो स्कूल आधारित या विद्यालय आधारित आकलन, विद्यालय आधारित आकलन। ये क्या है भाई? जो आकलन है वो विद्यालय में ही होगा। ऐसा नहीं है कि बोर्ड की परीक्षा देने बच्चा कहीं बाहर जाएगा, उसको बाहर के एग्जामिनर ही जांचेंगे उसकी कॉपी। ये स्कूल में ही होगा। बहुत बढ़िया सलोनी, बुक अच्छी लगी आपको। ये स्कूल में ही होगा जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है, बच्चे का आकलन, बच्चे का आकलन स्कूल में ही या विद्यालय में ही, अपने ही विद्यालय में किया जाएगा, अपने ही टीचर्स के द्वारा, अपने ही एक परिचित माहौल में किया जाएगा। ऐसा नहीं है वो बोर्ड का एग्जाम देने कहीं गया और वो डर गया, बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर आए तो वो बच्चा क्या है,
उस दिन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाया हूं माँ, हो सकता है आपको आता हो बट आप हिचकिचा गए नए एग्जामिनर्स को देख के, नया माहौल देख के आपके दिमाग में टेंशन क्रिएट हो गई। तो ये एक नया सिस्टम लाया गया असेसमेंट का, जिसको SBA यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट, विद्यालय आधारित आकलन कहा गया, कि स्कूल में ही कंफर्टेबल माहौल में वो टीचर्स जो परिचित हैं, फैमिलियर हैं, बच्चों को पहले से जानते हैं, वही टेस्ट लेंगे। जैसे होम बोर्ड के एग्जाम्स आए थे कि बोर्ड के एग्जाम जिसको जाकर के नहीं देने वो होम बोर्ड दे दो, यानी स्कूल से ही पेपर दे दो, ठीक है, तो स्कूल में ही वो चेक हो जाएंगे। उससे क्या होगा, बच्चे अपने जो टीचर्स हैं स्कूल के, वो अपने बच्चों की जो विशेषताएं हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं, उनको बेहतर तरीके से समझते हैं। तो ये एक रीजन है SBA का कि जो स्कूल टीचर्स हैं, बच्चे के जो स्कूल टीचर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं उस स्कूल में, वो उसकी क्षमताओं को ज्यादा बेहतर से स्कूल टीचर्स अपने विद्यालय के, और खर्च भी कम लगेगा, अपने विद्यालय के बच्चों की क्षमताओं को बेहतर तरीके से समझते हैं, बेहतर ढंग से समझते हैं। ठीक है, ये SBA के पीछे एक रीजन है, ठीक है क्षमा, कि जो स्कूल, जो बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर आ रहा है, हो सकता है बच्चे को उसने पहले कभी देखा ही ना हो, तो उस दिन अगर वो ठीक से नहीं बोल पाया तो उसके नंबर कट जाएंगे। लेकिन जो टीचर पहले से है, जो टीचर पहले से वहां है, जो साल भर से बच्चे को देख रहा है या देख रही है, उसको पता है ये बच्चा कितना सिंसियर है, आज अगर ये परफॉर्म नहीं भी कर पाया या कोई समस्या हो गई तो वो समझ पाएगा उसको। कई बार बदला भी लेते हैं टीचर, इसके नेगेटिव्स भी हैं, किसी भी चीज के दो साइड होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, है ना। चलिए खैर समझते हैं क्या कहानी है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। देखिएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कह रहे हैं हम इसको, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट और सेकंड क्लास में, है ना, कि जो कॉन्टिन्यूटी में भी चले, साल भर भी हो, है ना, फ्रिक्वेंटली चलता रहे, डेली ऑब्जर्वेशन में बच्चा देखता रहे आप बच्चे को एज अ टीचर, तो ये फ्रिक्वेंटली हो डेली बेसिस पे। और दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव, यानी शैक्षिक व सह शैक्षिक पक्ष, यानी पढ़ाई लिखाई प्लस खेलना कूदना, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, ड्राइंग, सब कुछ इसमें आ जाए। स्कोलास्टिक प्लस को स्कोलास्टिक, शैक्षिक व सह शैक्षिक पक्ष, यानी मतलब क्या हुआ, मतलब बताते हैं अभी। स्कोलास्टिक एस्पेक्ट मतलब होलिस्टिक हो, सर्वांगीण हो, व्यापक रूप से आप बच्चे का आकलन कर पाए, व्यापक ढंग से आप, व्यापक रूप में आप बच्चे का आकलन कर पाए। ठीक है, ऐसे तो FA जाएंगे कि FA टू ऐसे जाएंगे, FA पहले होता है बाद में ऐसे होता है। व्यापक ढंग से आप बच्चे को जांच पाए, और ये है कि आप सतत रूप से मतलब लगातार, तो दोनों ही चीजों का मिश्रण इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन में दोनों ही चीजें होनी चाहिए। डेली बेसिस पे भी आप बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं, और सभी पक्षों में कर रहे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ पेन पेपर पे वो कितना अच्छा करता है। अब आते हैं दो और चीजें टेस्ट से निकल करके, डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक क्या है, इसको हम कहते हैं निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण एवं रेमेडियल को कहते हैं उपचार, रेमेडी दवाई देना, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, इससे पहले एक और चीज होती है जो हमें डिस्कस करनी है। ये CCE मैंने प्रॉपर 2 क्लासेस लगाई हैं जिसमें CCE का गाना गाया है, तो कल वाली क्लास और उससे पहले वाली क्लास CCE के लिए देखिए, उसमें प्रॉपर बताया है। स्कोलास्टिक यानी पेन पेपर से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, शैक्षिक पक्ष, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड,
को स्कॉलस्टिक यानी सह शैक्षिक, खेलना कूदना दौड़ना भागना म्यूजिक डांस पेंटिंग आर्ट्स एनीथिंग अदर देन पेन पेपर टेस्ट, ठीक, वो को स्कॉलस्टिक यानी सह शैक्षिक में आता है। एक चीज है अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि प्रश्न पत्र बोलते हैं इसको, उपलब्धि परीक्षण कह देंगे, अचीवमेंट टेस्ट, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। उपलब्धि परीक्षण, परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण क्या है? जो ऑब्जेक्टिव सेट हुए थे, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हुई है, उससे क्या निकल करके आया है। मतलब आपने साल भर पढ़ाया, 6 महीने पढ़ाया बच्चे को, और उसके बाद जब उसका टेस्ट लिया तो अचीवमेंट क्या हुआ, तो जो भी आपने उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कराया था उसका अचीवमेंट क्या हुआ, उसकी उपलब्धि कितनी हुई, इसके लिए अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है, चाहे वो हाफ ईयरली हो चाहे वो कभी भी लिया जाए। बेसिकली ये टीचर मेड टेस्ट होते हैं अचीवमेंट टेस्ट, कि टीचर बनाएगा टेस्ट, है ना, मैंने खुद से बनाया, खुद से पढ़ाया, खुद से क्वेश्चन बनाए, तो ये टीचर मेड टेस्ट होते हैं, यानी शिक्षक द्वारा निर्मित या शिक्षक निर्मित आकलन, टीचर मेड टेस्ट होते हैं ये, ठीक है जी। कह सकते हैं हम अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण, कि जो ऑब्जेक्टिव सेट हुए थे उनकी प्राप्ति कितनी हो गई है, जो उद्देश्य शुरुआत में सिलेबस शुरू करने से पहले रखे गए थे उनकी प्राप्ति कितनी हुई है, चैप्टर पढ़ाने के बाद कितना बच्चे को आता है। हाँ, ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, कह सकते हो आप, है ना। हाँ बिल्कुल स्मृति, अपनी अगर आप गलत नहीं है तो क्यों नहीं लड़ेंगे। देखिए, घर वालों के प्रति आपकी जिम्मेदारी होगी, लेकिन उससे भी पहले जिम्मेदारी आपकी आपके प्रति भी है ना। जैसे आप कह रहे हैं ना कि आप घर वालों के सामने रख पाएंगे ये बात कि आपको आगे पढ़ाई करनी है, आप जीवन भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई चीज सच में करनी थी और आपने नहीं की और वो चीज गलत नहीं थी, है ना, पढ़ना कोई गलत बात नहीं है, और भगवान ना करे कल को कुछ भी आगे जीवन में हो जाए और आप सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हुए, कोई भी साथ में नहीं खड़ा होगा, और होगा भी तो भी आप खुश नहीं होंगे उस चीज से, है ना। खैर चलिए, आइए निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल टेस्ट पे बात कर लेते हैं। डायग्नोज करना होता है पता लगाना, डायग्नोज करना मतलब पता लगाना, इजी लग रहा है ना समझने में। हाँ चलिए, कर सकते हो बीओडी से भी नोट। हाँ, ओबीसी नया अपडेट कराना पड़ता रहता है। देखिए, इसके बाद टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन है जो हम कल ही कर पाएंगे, जिसमें ऑब्जर्वेशन क्या होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है, इंटरव्यू क्या है, सोशियोमेट्री क्या है, रेटिंग स्केल क्या है, इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना, इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन को, ये आप लोग के बहुत मन में रहता है कि है क्या आखिर, ठीक। अब आते हैं, पहले डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग को डिस्कस कर लेते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण, एक टेस्ट लिया जाएगा, जैसे अचीवमेंट टेस्ट था वो इसलिए था कि जो पढ़ाया है उसमें से कितना आता है बच्चे को, ये जांचने के लिए हम क्या करते हैं, अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, क्वेश्चंस लेंगे यार, अभी सिलेबस इतना बड़ा है, आप वो तो करो पहले साथ में, ठीक है, डोंट वरी, क्वेश्चंस कभी आएगा इसमें। डायग्नोस्टिक टेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये रीजन पता करने के लिए है, क्या है, कारण पता करने के लिए है, कि अगर बच्चा कहीं अटक रहा है, नंबर कम आए हैं मान लीजिए अचीवमेंट टेस्ट में, तो क्यों, कारण पता करने के लिए है, गैप्स पता करने के लिए है, कमी कहां रह गई है, उस कमी को फुलफिल कैसे किया जाए, कमी कहां रह गई है, कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इंप्रूवमेंट की जरूरत कहां है, यानी सुधार की आवश्यकता कहां है, ये भी तो टेस्ट लेके ही पता लगेगा ना। सुधार की आवश्यकता कहां है, ठीक है, ये सब कैसे पता चलेगा, जब टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। इन सब रीजंस के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट लिए जाते हैं, डायग्नोज किया जाता है, जैसे आप लैब में जाते हैं ना, आपको कोई बीमारी हो जाती है तो डायग्नोज कराते हैं पहले।
देखिएगा, नहीं बस खत्म करते हैं आज के लिए। हाँ पहले मर्ज देखो फिर दबा दो हुमा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर हम बात करें तो रीजन क्या है, अगर बच्चे की परफॉर्मेंस में कहीं कमी है, कोई दिक्कत उसको कहीं है, गैप्स कहाँ है, कमी कहाँ है, वो स्पेस कहाँ है, फिल इन द ब्लैंक कहाँ है, और इंप्रूवमेंट की जरूरत कहाँ है, ये सब पता कैसे चलेगा? जब आप डायग्नोस्टिक टेस्ट लेंगे। भाई जैसे आपको कोई बीमारी होती है, मान लीजिए कोई भी डिजीज है, जब तक वो डिजीज, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपको रोज फीवर है, फीवर की दवाई आप ले आए, फीवर है चेक करके, सॉल्व नहीं हो रहा, आप कोई ना कोई तो बीमारी है। अब डॉक्टर क्या कहेगा? टेस्ट कराएगा 4 दिन बाद, है ना, टेस्ट कराएगा। अब ये जो टेस्ट होगा ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, इस बीमारी का जो टेस्ट होगा वो डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। ठीक है, पता किया जाएगा, इस टेस्ट के द्वारा डायग्नोज किया जाएगा, निदान किया जाएगा कि हुआ क्या है आखिर, है ना, निदानात्मक परीक्षण है कि आखिर हुआ क्या है। ठीक है, क्लियर है बात? तो इस टेस्ट से पता लगेगा कि बीमारी क्या है, बच्चे की कमी कहां है, तब तो उसको रेमेडी दोगे ना, दवाई कब दोगे? पहले डायग्नोज तो कर लो। तो रेमेडियल टीचिंग होती है, उन टॉपिक्स पे आपको टीचिंग दी जाएगी जहां आप अटक रहे हैं, या तो नए ढंग से पढ़ाया जाएगा या दोबारा पढ़ाया जाएगा। तो रेमेडियल टीचिंग आपको दी जाएगी डायग्नोज करने के बाद, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद उपचारात्मक शिक्षण दिया जाएगा कि जहां अटक रहे हैं, जिन टॉपिक्स में दिक्कत है उनको नए ढंग से पढ़ाएं या फिर दोबारा से पढ़ाएं, नई विधियों का प्रयोग करें। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण दिया जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा डी के बाद आर आएगा, है ना, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद रेमेडियल टीचिंग आएगी। पहले डायग्नोस करेंगे, पता लगाएंगे और फिर रेमेडी देंगे, फिर देखेंगे कि हुआ क्या है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? होपफुली क्लियर होगी। कमेंट तो मैं आप लोग के अब नहीं देख पा रही हूं, टाइम ओवर हो गया। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। डायग्नोस्टिक मतलब डायग्नोज करना, पता लगाना, गैप फुलफिल कर पाना, और वो गैप्स खत्म कहाँ होंगे? रेमेडियल टीचिंग में, एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे या जैसे भी करेंगे। पहले आप डायग्नोज करते हैं, पहले पता लगाते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट सबसे पहले होगा, उसके बाद रेमेडियल टीचिंग होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि रेमेडियल टीचिंग पहले हो गई और डायग्नोस्टिक टेस्ट बाद में हुआ। पहले डायग्नोज करेंगे, पता लगाएंगे, निदान करेंगे, उसके बाद उपचार देंगे। पहले रीजन पता लगाया जाता है किसी बीमारी का, बच्चा लेट आया है तो आप डायग्नोज करते हैं, पता करते हैं कि वो लेट क्यों आ रहा है। ये नहीं है कि पहले से पहले आप उसको रेस्टिकेट कर देंगे या कुछ और कर देंगे, पहले जानने की कोशिश करेंगे, घर वालों से जानेंगे अगर कोई व्यवहार है ऐसा जो आप समझ नहीं पा रहे हैं बच्चे के बारे में, कोई बात हुई है, और फिर रेमेडी की सोचते हैं कि अब क्या तरीका हो सकता है जिससे हम बच्चे के साथ डील करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग, कि आप पहले निदान करते हैं और फिर आप उपचार करने की बात करते हैं। टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन के कई तरीके होते हैं, जैसे अवलोकन जिसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं, रेटिंग स्केल, सोशियोमेट्री, इंटरव्यू, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, और भी कई सारी चीजें हैं। इन पांचों पे डिस्कशन हम कल की क्लास में करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी अगर समय मिलता है तो कर लेंगे, है ना। अदरवाइज आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके खुद भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, कोई कह रहा है जवाब नहीं दे रहे हो। अब इतनी प्यारी बात हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर मैं जवाब दूंगी तो फिर वो बात बीच में रह जाएगी कहीं। समझ पा रहे हो ना बात को? सबके जवाब कैसे पॉसिबल है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको ये क्लास में मजा आया होगा, कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी। धन्यवाद आप सभी का। कल मिलेंगे वही अपना सेम टाइम 7:30, और आपकी क्लासेस अलग अलग हो जाएंगी, अलग अलग बैचेस की। अब ये लास्ट ही टॉपिक है आई थिंक, इसके बाद 1-2 टॉपिक बचे हैं या नहीं वो देखना पड़ेगा, फिर आपकी क्लासेस अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, गुड नाइट।